खेती को आंदोलन बनाने का समय है। उन्होंने कहा कि खेती की गुणवत्ता बढ़ाने और सिंचाई का सशक्त प्रबंधन करने की जरूरत है। साथ ही किसानों को पशुपालन, मधुमक्खी, सौर ऊर्जा, मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव में भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र उन्हें बनाया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिट्टी अगर जवाब दे देगी, मौसम अगर बदल जाएगा तो क्या होगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने किसानों को तैयार करना होगा। तो प्रधानमंत्री की क्या खास बातें रही हैं संबोधन की, आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं रजनी सेन और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा। प्राकृतिक खेती और किसानों को इससे मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने पर है सम्मेलन का फोकस। आज देश भर में मनाई जा रही है स्वर्णिम विजय वर्ष की 50वीं वर्षगांठ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश में आयोजित समारोह में हुए सम्मिलित। भारतीय सशस्त्र बलों के 122 सदस्य दल ने भी परेड में की भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में श्रद्धांजलि और स्वागत समारोह में लिया हिस्सा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे से उपजा गतिरोध जारी। दोनों सदनों में कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष लखीमपुर खीरी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की कर रहा है मांग। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसी भारतीय कंपनी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BEL के साथ 2400 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। 5 साल के इस अनुबंध के तहत इसमें क्रिटिकल एवियोनिक्स, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और नाइट फ्लाइंग LRU की आपूर्ति है शामिल। खेल की दुनिया में एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। कप्तान पैट कमिंस कोविड संक्रमण के संपर्क में आने के कारण टेस्ट से बाहर। स्टीवन स्मिथ संभाल रहे हैं कप्तानी का जिम्मा। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले। महिला एकल में PV सिंधु का सामना होगा थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से। वहीं पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणय और लक्ष्य सेन उतरेंगे कोर्ट पर। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के आणंद में आज वर्चुअल माध्यम से देश भर के किसानों को संबोधित किया। आज़ादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई है, जिस दिशा में वो बढ़ी है, वो हम सब ने देखा है और बहुत बारीकी से देखा है। ये खास बातें हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की। अब आज़ादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज को लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, PM किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना MSP तक अनेक कदम उठाए गए हैं। सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक किसानों की मजबूती से जुड़े अनेक कदम उठाए गए हैं। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। ये खास बातें हैं आज प्रधानमंत्री के संबोधन की। कृषि से जुड़े हमारे प्राचीन ज्ञान को न केवल फिर से सीखने की जरूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से भी तराशना होगा। एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के अच्छी फसल नहीं हो सकती, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, उलट है। नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा वो हैं देश के 80% किसान।
हर राज्य सरकार से ये आग्रह करूंगा कि वे प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री के संबोधन की खास बात है, हर राज्य सरकार से उन्होंने अपील की है कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाया जाए। तो महत्वपूर्ण बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से आणंद में जो आज प्राकृतिक खेती पर जो शिखर सम्मेलन हुआ है और देश भर के किसानों को एक नई राह भी देखने को मिली है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए कहा, देश में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुहिम को गति देने का निश्चय किया है, जिसे किसान अपना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने ही पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती को किसान अपनाए, इसके लिए एक मुहिम को गति देने का निश्चय भी किया है और एक अपील भी की है। और परिणाम है कि देश भर में लाखों किसान आज प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे अपना रहे हैं। इसके लाभों से लाभान्वित होते देखकर अनेक किसान इसके प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर अब साथ ही ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला में ले जाने का वक्त है। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित में कई कार्य कर रही है। एक तरफ देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को नए नए आयामों से जोड़ा जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान के लिए जो उनका समर्पण है वह निश्चित रूप से देखते ही बनता है। आप सबके ध्यान में है, गरीबी के प्रति प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता। आज अगर देश में यह सुनिश्चित होना जा रहा है कि देश के प्रत्येक गरीब आदमी को सर्व सुविधा युक्त मकान मिल जाएगा, तो यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। कोविड के इस कालखंड में 19 महीने तक 1,60,000 करोड़ से अधिक रुपया लगाकर देश की गरीब जनता को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हो रहा है, तो यह नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता का परिचय है। अभी आप सबने 1-2 दिन पहले काशी के कॉरिडोर के उद्घाटन का अवसर देखा होगा। उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संवेदनशील की दिशा देने का काम किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। मैं आह्वान करता हूं भारत के किसानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक महान निर्णय जो हम सब के कल्याण के लिए लिया है, आप आगे बढ़ें। आज इस प्राकृतिक कृषि का सृजन करते हुए किसान आत्मनिर्भर बने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक जबरदस्त क्रांति इससे आएगी। और अब बात करते हैं ताजा खबर की।
संसद में राज्यसभा और लोकसभा में लगातार विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जहां एक तरफ लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर का मामला उठाने की कोशिश की, वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के सांसद वेल में उतरकर शोर मचा रहे हैं और उनके नेता सवाल पूछने की अनुमति मांग रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे मुमकिन है? और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। वाविन के ROHS compliant heavy metal free CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस, मतलब अब ना कोई स्केलिंग ना कोई रुकावट। वाविन CPVC pipes and fittings, building healthy sustainable environments. गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगी गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या बोले यूपी, देखिए मेरे साथ सिर्फ DD न्यूज पर। जो जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू डबल कूल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वाविन के ROHS compliant heavy metal free CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस, मतलब अब ना कोई स्केलिंग ना कोई रुकावट। वाविन CPVC pipes and fittings, building healthy sustainable environments. ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। और ब्रेक के पहले बात कर रहे थे संसद में आज की कार्यवाही पर, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, क्या खास बातें रही अब आज संसद में कार्यवाही पर? देखिए रजनी, जहाँ तक आज की कार्यवाही की बात करें तो दोनों ही सदनों में शोर शराबा और हंगामा शुरुआत में ही देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। हम जानते हैं कि 2 मुद्दे खास तौर से अलग अलग अगर हम सदनों में देखें, जिसमें लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर विपक्ष ने मांग शुरू कर दी थी और उस पर शोर शराबा हुआ, तो वहीं राज्यसभा में जो हम देख रहे हैं लगातार जो 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा है उसको विपक्ष उठा रहा है और नियम 267 के तहत वो कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत इस पर चर्चा चाहता है। लेकिन सभापति ने साफ कहा कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर आप न तो उनके निलंबन की कार्यवाही को वापस ले जाने का कोई चर्चा कर सकते हैं
और ना ही इस तरीके का प्रस्ताव आप ला सकते हैं, क्योंकि ये कार्रवाई हो चुकी है। इसका एक ही तरीका है कि आप अपने कृत्य को लेकर अगर माफ़ी मांगते हैं और इसमें सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तब सदन ये तय करेगा कि उनका निलंबन वापस लिया जाए या नहीं। तो कुल मिलाकर सदन की तरफ से ये फैसला है और उन्होंने कहा कि आप चेयर को इसमें इन्वॉल्व ना करें। ये हम लगातार देख रहे हैं पिछले 2 सप्ताह से, और इसको लेकर विपक्ष की जो स्थिति है वो यथावत है और वो हंगामे और शोर-शराबे पर ही आमादा है। जहाँ तक विधायी कार्यों को देखें तो हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चर्चा है लोकसभा में, वो 2 दिनों लगातार हुई। बीच में हमने देखा कि कल भी व्यवधान की वजह से वो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन वो लिस्टेड है। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर भी 193 के तहत लोकसभा में ये चर्चा होनी है, जबकि हमने देखा था कि राज्यसभा में ओमिक्रॉन और कोविड को लेकर जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, इसमें अल्पकालिक चर्चा में कोशिश की गई थी, कम से कम 1 घंटा ये चली भी, लेकिन लगातार हंगामा कल भी देखा गया था। और आज देखते हैं परिस्थितियां क्या बनती हैं, क्योंकि दोपहर 2 बजे जब ये दोनों सदन बैठेंगे तो क्या स्थिति बनती है, क्या विपक्ष उसमें अपनी भूमिका को लेकर आता है, तब देखना होगा। लेकिन जो विधायी कार्य हैं उसके लिहाज से गतिरोध के चलते ये कल भी हमने देखा था आगे नहीं बढ़ पाए, और आज 2 बजे तक उसमें स्थिति है। बाद में देखना होगा कि क्या होता है। जी बिल्कुल। और आज कुछ विपक्षी सांसद जो है वो वेल में उतर आए और उसके बाद कांग्रेस के नेता खुद ही मांग कर रहे हैं जब सवाल पूछने की, लेकिन उनको अपना व्यवहार भी सदन की गरिमा के अनुरूप रखना होगा। बिल्कुल, देखिए सदन में हमने देखा है कि विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कोविड की चर्चा हो या महंगाई को लेकर चर्चा हो, ये चर्चा विपक्ष की तरफ से मांगी गई थी। और ये चर्चा विपक्ष की तरफ से मांगे जाने के बाद जब ये चर्चा का समय आया तो उस समय वो चर्चा में शामिल नहीं हो रहे थे। यही सरकार का कहना है। ट्रेजी बेंसेस कहती हैं कि जब आप चर्चा मांगते हैं तो चर्चा में भाग लें, लेकिन आप चर्चा में भाग न लेकर हंगामा करते हैं तो आपका जो इंटेंशन है वो पता चलता है कि आप हंगामे में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं सदन में देखने को लगातार मिल रही हैं। ऐसे में सरकार ने कई बार कोशिश की है, फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए कई बिल भी पारित हुए हैं, लेकिन चर्चा कराने के लिए जो उपयुक्त माहौल होना चाहिए वो विपक्ष नहीं बनने दे रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि कुमार आपका। आज भी सदन की कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के सांसदों ने उसमें व्यवधान डालने की कोशिश की है। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों। देश भर में आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 4 हिस्सों से आई 4 स्वर्णिम मशालों की ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित शाश्वत मशाल के साथ मिलाया। इन मशालों को देश भर में घुमाया गया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर 50वें विजय दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के मौके पर ढाका के राष्ट्रीय परेड मैदान में आयोजित विजय दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। बांग्लादेश में विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने परेड की समीक्षा की। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं की 122 सदस्यीय टीम ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि बांग्लादेश के सैन्य दल ने भी इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस में भाग लिया था और ये दोनों देशों के लिए एक सम्मान की बात थी। भारत के युवा अधिकारियों में से एक भारतीय वायुसेना की पैराट्रूपर विंग कमांडर टी आशा ज्योतिर्मयी पैरा जंप में बांग्लादेश की ओर से शामिल हुई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के सम्मान में उन्होंने पैरा जंप में तिरंगे की ध्वजवाहक बनने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा बांग्लादेश की संसद जातीय संसद में मुजीब बोर्शो समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित विजय दिवस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। Led by Lieutenant Colonel এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন এক প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট সংকটে হব না সন্ত্রস্ত। बांग्लादेश के विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज भारतीय सैन्य दल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में हिस्सा लिया। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भाग लिया, जिसमें भारतीय सेना के 36, नौसेना के 14 और भारतीय वायुसेना के 21 जवान शामिल हैं। इसके अलावा सैन्य बैंड के 34 कर्मियों ने भी परेड में भाग लिया। गौरतलब है कि बांग्लादेश के सैन्य दल ने भी इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया था और दोनों देशों के लिए एक सम्मान, एक गौरव की बात है। भारत के युवा अधिकारियों में से एक भारतीय वायुसेना की पैराट्रूपर विंग कमांडर टी आशा ज्योतिर्मयी पैरा जंप में बांग्लादेश की ओर से सम्मिलित हुई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के सम्मान में उन्होंने पैरा जंप में तिरंगे की ध्वजवाहक बनने का गौरव हासिल किया। इस अवसर पर और ज्यादा जानकारी के लिए ढाका से ओपी दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी दास, ये दोनों ही देशों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है फिर से जुड़ने का, फिर से उस गौरव को याद करने का। निश्चित तौर पर, और पिछले 50 सालों में देखा जाए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है एक नए नए स्वरूप में बार बार अपने आप को उद्घाटित करते रहे हैं, अपने आप को परिभाषित करते रहे हैं। और देखा जाए तो ये जो अवसर है इसे त्रिवेणी कहा जा रहा है। मसलन ये कि भारत और बांग्लादेश के राजनयिक रिश्तों के 50 वर्ष हम मना रहे हैं। इसके अलावा जो विजय दिवस है जो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन हुआ, जिसमें भारतीय सेना की भूमिका रही, उसका भी हम 50 वर्ष मना रहे हैं। और ये मौका है मुजीबो बोर्शो का, मतलब ये कि जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं उनकी भी 100वीं जन्मशती मनाई जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मौका जश्न का है और जश्न की त्रिवेणी है। और इस मौके पर भारत बांग्लादेश अपने रिश्तों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। जो नए नए क्षेत्र हैं उसमें सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से दोनों देश मिलकर जो तमाम इस क्षेत्र की, दक्षिण एशिया की, दक्षिण इस इलाके की जो चुनौतियां हैं उसको कैसे पार पा सकते हैं, कैसे उससे लड़ सकते हैं। मसलन कोविड का उदाहरण हमारे सामने है रजनी जी। ओपी, और भारत के राष्ट्रपति की मौजूदगी वहां पर इस अवसर में और शोभा बढ़ा रही है इस अवसर की। आज उनके क्या क्या और कार्यक्रम है? बिल्कुल, आज सुबह आपने देखा जिस तरह से जो विक्ट्री परेड थी वहां पे राष्ट्रपति महोदय ने शिरकत की। और इसके अलावा अब जो है शाम पे नजरें हैं, शाम में एक विशेष गोल्डन जुबली कार्यक्रम होने जा रहा है
जो यहाँ की संसद में होगा, जातीय संसद, वहां पे एक विशेष कार्यक्रम होगा जहां पे राष्ट्रपति महोदय अपना संबोधन भी करेंगे। तो खास बात यह है कि अभी तक जो कल से उनकी पूरी गतिविधियां रही हैं उसमें पहली बार राष्ट्रपति महोदय इस तरह से संबोधन करेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, उनका भी संबोधन होगा और एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आज आयोजन होगा। जिससे पहले हमने कल देखा था किस तरह से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई थी, कई बातें निकल कर आ रही थी। तो आज का कार्यक्रम ये है। इसके अलावा कल भी बहुत विशेष कार्यक्रम होगा और उसकी एक खास बात मैं जरूर आपसे साझा कर दूं कि कल तमाम कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रपति महोदय उन मुक्ति योद्धाओं से मुलाकात करेंगे जिन्होंने 50 साल पहले बांग्लादेश लिबरेशन मुक्ति की नींव रखी और उसमें भारतीय मुक्ति योद्धा यानी कि भारतीय सैन्य बलों के जो जवान हैं, वॉर वेटरन्स है, वो भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनसे भी राष्ट्रपति महोदय मुलाकात करेंगे। जी, एक विशेष अवसर है दोनों ही देशों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओपी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा, विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों द्वारा दिखाए गए पराक्रम और दृढ़ देशभक्ति को देश याद करता है। सैनिकों का साहस और निस्वार्थ बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। और मिड डे प्राइम में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वाविन के ROHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस। मतलब अब ना कोई स्केलिंग, ना कोई रुकावट। वाविन CPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट्स। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर 2400 करोड़ रुपए का करार किया है। दोनों कंपनियों ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए 20 प्रकार की प्रणालियों के विकास और आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। करार के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और नाइट फ्लाइंग जैसे सिस्टम उपलब्ध कराए जाएंगे। 83 तेजस MK-1A के फाइटर के लिए ये करार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बेंगलुरु और पंचकुला स्थित इकाइयों से पूरा किया जाएगा। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस का खतरनाक स्वरूप अब 11 राज्यों में फैल चुका है। बुधवार को ओमिक्रॉन स्वरूप के केरल में 4, महाराष्ट्र में 4, तेलंगाना में 2 और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एक नए मरीजों के साथ एक दिन में कुल 12 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं आज दिल्ली में 4 और नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 77 हो गई है। दिल्ली में अब ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 10 हो गए हैं। इन 10 में से 1 को छुट्टी दे दी गई है और 9 अब भी LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कोई भी गंभीर मामला नहीं है। अन्य राज्यों की बात करें तो ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र हैं, जहां अब तक कुल 32 मामले मिल चुके हैं। वहीं राजस्थान 17 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, केरल में 5, आंध्र प्रदेश में 1, तेलंगाना में 2, पश्चिम बंगाल में 1, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1 ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज है। और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और कोविड की स्थिति को देखते हुए मुंबई में लागू धारा 144 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि शहर में CRPC की धारा 144 के तहत 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी और बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। पुलिस ने यह भी कहा कि किसी आयोजन स्थल पर केवल 50% क्षमता तक लोगों को किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी और कार्यक्रमों के आयोजकों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य होगा। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,974 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 7,948 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.38% हो गई है।
और देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। देश में अब तक 135 करोड़ 25 लाख से ज्यादा टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान के 334वें दिन 7 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और भारत और वियतनाम ने डिजिटल मीडिया में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, वियतनाम के सूचना और संचार मंत्री गुएन मान हंग ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन से सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास में भी तेजी आएगी। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वाविन के ROHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस। मतलब अब ना कोई स्केलिंग, ना कोई रुकावट। वाविन CPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट्स। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया से हमें जोड़ रहे हैं गौरव। शुक्रिया रजनी। और खेल की दुनिया की जो खबरें हैं वो आज शुरुआत करेंगे एशेज सीरीज के साथ, जहां पर एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज मार्कस हैरिस 3 रन बनाकर ब्रॉड की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए। इस टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा। टीम के कप्तान पैट कमिंस कोविड पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण इस टेस्ट से बाहर हो गए। कमिंस की अनुपस्थिति में उप कप्तान स्टीव स्मिथ दूसरे टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं। क्रिकेट के बाद बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे। महिला एकल में PV सिंधु अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। सिंधु का सामना थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुबोंग से होगा। दोनों खिलाड़ी अब तक 7 बार एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें सिंधु ने 4 बार मैच अपने नाम किया है, जबकि 3 बार थाई खिलाड़ी ने मुकाबले को जीता है। वहीं पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत